बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीटोन्स की केमिस्ट्री से शुरू करेंगे और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर आप कर चुके हैं। तो हम एसीटोन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, उसकी केमिस्ट्री से शुरू करते हैं कि एसीटोन है क्या, एसीटोन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस क्या होंगे और इनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको हम देखेंगे। तो आपने आम तौर पर ये पढ़ा भी होगा और आपने इनके बारे में नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा कि आम तौर पर हम जब एसीटोन की बात करते हैं तो एसीटोन जो है इसका जनरल फार्मूला है मीथाइल, कार्बोनाइल और फिर मीथाइल। इसके आम तौर पर कॉमन नेम में आप इसको एसीटोन कह देते हैं, लेकिन इसको अगर आप कहना चाहें तो आप इसको डाई मीथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, या फिर इसको आईयूपैक सिस्टम में आप इसको 2 प्रोपेनोन ये भी आप इसको नाम दे सकते हैं, या फिर इसको आप नाम दे सकते हैं प्रोपेन, उसके बाद 2 ओन, यहाँ 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको ओन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप इनके ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग नाम इनको दे सकते हैं। तो इन नामों से इसको लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है। तो ये असल में है क्या, ये नेल पॉलिश रिमूवर आपने सुना होगा, उसकी शक्ल में उसकी स्मेल आपने आमतौर पर फील की होगी। तो ये नेल पॉलिश रिमूवर इसकी प्योर फॉर्म होती है। जनरली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये असल में कलरलेस लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाईली मतलब क्विकली एवापोरेट हो जाता है और इसकी आमतौर पर रिलेटिव डेंसिटी जो है, जिसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, वो 0.789 होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये समझें लेस सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, क्योंकि नॉन पोलर नेचर रखता है। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत बहुत कम है इनटू वाटर। वजह क्या है, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। याद रखिएगा, नॉन पोलर नेचर की वजह से ये आम तौर पर वाटर सॉल्युबल बहुत कम, लेस, स्पेरिंगली ना होने के बराबर, ठीक है। बाकी इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है, या ये सॉल्युबल है सारे तकरीबन ऑर्गेनिक लिक्विड्स में, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स। जितने भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं उन सब में इसको आप आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये ख़ुद डिज़ोल्व कर सकता है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पेंट्स को ये डिज़ोल्व कर सकता है, वार्निश जो हैं इनको ये डिज़ोल्व कर सकता है, फैट्स को डिज़ोल्व कर सकता है, वैक्स को डिज़ोल्व कर सकता है, और उसके बाद गम्स को, रेजिन्स को ये आम तौर पर क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है। क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, वो सब के सब ऑर्गेनिक हैं और ये भी ऑर्गेनिक ही है, और इस वजह से ये इनमें सॉल्युबल भी होता है और इसी वजह से फिर हम इसको जनरली एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, ये ह्यूमन ब्लड में एसीटोन मौजूद होता है और ह्यूमन ब्लड जो है उसके अंदर एसीटोन की कंसंट्रेशन अगर तकरीबन आइडियल अगर नोट की जाए तो ये राउंड अबाउट 3% तक हो सकती है। तो ये ब्लड के अंदर नेचुरल ऑकरिंग, इसकी नेचुरल ऑकरेंस जो है वो ब्लड के अंदर होती है और वो तकरीबन 3% तक होता है। और ये हाईली इनफ्लेमेबल भी होता है, आसानी से आग लग जाती है इसको क्विकली, मतलब जो है फ्लेमेबल भी है। अब आते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, यानी अगर हम इसको इसमें से क्या करना चाहें, एसीटोन बनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो इनमें फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम अल्कोहल, यानी आपको पता है कि हमने जनरली पढ़ा हुआ है
कि जो अल्कोहल्स होते हैं इनमें अल्कोहल्स में सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है, तो ये कीटोन्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल लिया। अब इसको डिज़ोल्व करते हैं तो फिर ये क्या बना सकता है, ये इसकी हम ऑक्सीडेशन करें तो ये फिर बना सकता है क्या, कीटोन बना सकता है। कैसे बनाएगा देखें, आपने यहाँ पर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिया, अब इसको आपने डिज़ोल्व किया ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 K2Cr2O7 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया, एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और दूसरा यहाँ से, ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ मिले और इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, वाटर या H2O बना दिया। बाकी इसके अंदर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ इन्होंने क्या किया, डबल बॉन्डिंग कर दी और यहाँ पर क्या बना दिया, एसीटोन। तो हम जनरली कह सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल्स जितने भी हैं इनमें से, अब क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है ये क्या बना सकते हैं, ये कीटोन बना सकते हैं, जैसा कि प्रोपाइल अल्कोहल बना रहा है। इसी तरीके से हम अगर फ़र्ज़ करें कार्बोजाइलिक एसिड्स की क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं, पायरोलाइसिस करते हैं, तब भी कीटोन बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसी का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हम यहाँ पर कौन सा मतलब एसिड उठा रहे हैं, यहाँ पर आप उठाएंगे एसिटिक एसिड और यहाँ एसिटिक एसिड की क्रैकिंग की जाएगी। क्रैकिंग के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं पायरोलाइसिस। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पायरोलाइसिस। तो एसिटिक एसिड के 2 मोल्स जो हैं 2 मोल्स जो हैं आप लेंगे। अब इनको आप क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, क्रैकिंग का अमल करेंगे। याद रखें फर्स्ट मॉलिक्यूल में से ये मिथाइल प्लस में चला जाएगा और कार्बोजाइलेट आइन जो है ये कार्बोनाइल की तरफ से ब्रेक होगा पॉजिटिव आइन में। दूसरा जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है इसमें से रिलीज़ होगा हाइड्रोजन। क्या रिलीज़ होगा, यहाँ से इसमें से OH ग्रुप रिलीज़ होगा और कार्बोनाइल पे चार्ज कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव आइन। तो अब पहले आप यानी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल का एसिटाइल ग्रुप जिसमें से OH रिमूव कर दिया, प्लस में चला गया, नेगेटिव मिथाइल आपने इसके साथ अटैच किया और इन्होंने पहले हमें कौन सी प्रोडक्ट दे दी, दैट इज़ एसीटोन। तो पहले एसीटोन बन गया, अब OH और यहाँ से जो ये कार्बोजाइलेट आइन बचा था पॉजिटिव, इसमें से क्या रिलीज़ हुआ, प्रोटॉन, ऑक्सीजन हो गई नेगेटिव। ये प्रोटॉन और इसका OH दूसरे मॉलिक्यूल का, ये मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर यानी H2। बाकी ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपस में डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको जो यहाँ पर मिलेगी वो कौन सी होगी, दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप एसिटिक एसिड से जब भी उसका पायरोलाइसिस करेंगे तो आपको एसीटोन मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है, वो रिएक्शन की, ये नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप मतलब कार्बोजाइलिक एसिड जो हैं इनकी क्या करेंगे, क्रैकिंग करेंगे तो आपको कीटोन्स मिलेंगे, यानी क्रैकिंग ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स प्रोड्यूस, कार्बोजाइलिक एसिड्स की क्रैकिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है क्या, कोई भी कीटोन्स इसमें से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि भाई कार्बोजाइलिक एसिड्स की क्रैकिंग की जाए तो क्या बन सकता है मेजर प्रोडक्ट, आप कहेंगे कीटोन्स बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मतलब इसका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप देखेंगे तो वो है इसका फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट। ड्राई डिस्टिलेशन आपको याद है, बताया हुआ है आपको, फ्रॉम कैल्शियम
एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट है, इसकी क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन। आपने पढ़ा हुआ है कि ड्राई डिस्टिलेशन कॉमन डिस्टिलेशन से टेम्परेचर में ऑलमोस्ट क्या होती है, डबल टेम्परेचर कंज्यूम करती है। तो एसीटेट आइन तो आपको पता है एसिटिक एसिड में से बनता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एसीटेट का आइन लिया और इसके साथ क्या अटैच किया, कैल्शियम का आइन। अब इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, नेगेटिव आइन के साथ मिलाकर कैल्शियम एसीटेट ये बना दिया। अब इसको हम करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करते हैं, तो यहाँ से इसका कार्बोनाइल ग्रुप प्लस में चला गया, पॉजिटिव आइन में ब्रेक हुआ, और यहाँ से मिथाइल ग्रुप जो है वो किस में ब्रेक हुआ, नेगेटिव आइन में। तो आप देख सकते हैं जो एसीटेट का आइन है, एसीटेट का जो आइन है ये सबसे पहले, मतलब यहाँ पर ये एसीटेट का आइन में से एसीटाइल का आइन मिला, CH3 कार्बोनाइल प्लस चार्ज थी, यहाँ से मिथाइल नेगेटिव इसको मिला, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, एसीटोन। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें यहाँ कौन सी मिली, दैट इज़ एसीटोन। अब ऑक्सीजन और कार्बन ये जो दो हैं कैल्शियम वाले, ये आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट यहाँ पर नेक्स्ट कौन सी आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इस तरीके से ये आमतौर पर जनरली आप कह सकते हैं क्या बना सकते हैं, एसीटोन बना सकते हैं। अब आते हैं एसीटोन के रिएक्शंस की तरफ कि कौन कौन से बेसिक रिएक्शंस एसीटोन कर सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी शो करेगा। इनमें पहला इसका जो रिएक्शन है दैट इज़ अ रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन का ऐड होना, रिड्यूस होने का अमल भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब भी हम एसीटोन में क्या ऐड करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन आपको पता है इसके बहुत सारे मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, जैसे इथेनॉल को आप ट्रीट करें किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तब भी बना सकते हैं, या जिंक मेटल को डिज़ोल्व करें HCl में तब भी ये बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन इनसे मिलेगा। यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हर मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है ये OH ग्रुप बन गया, जिसकी वजह से हमें यहाँ कंपाउंड कौन सा मिला, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा ग्रुप मिला, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ये मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड, यानी जब भी हम इसकी रिडक्शन करेंगे एसीटोन की तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नंबर सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है इसका ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर बात याद रखिएगा, किसी भी कीटोन की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये पॉइंट काम का है, यानी ऑक्सीडेशन किसी भी कीटोन की, याद रखिएगा किसकी करनी है, कीटोन ऑफ कीटोन्स प्रोड्यूस, ये फिर प्रोड्यूस करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी यहाँ पर फिर हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मिलेगी। यानी कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने एसीटोन लिया। अब एसीटोन जो है इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया, मिथाइल यहाँ से अलग हो गया, ठीक है। मिथाइल फिर फर्दर ब्रेक होता है, इसमें से तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, कार्बन एटॉमिक फॉर्म में अलग हो जाता है।
तो कार्बन, ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर इसके साथ दोबारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही हैं, KMnO4 वगैरह ये यूज़ कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर OH ग्रुप बनाते हैं और ये OH ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच होगा। देखें पहली मेन प्रोडक्ट आपको किसकी मिल गई, एसिटिक एसिड की। अब 2 हाइड्रोजन बाकी बचे, एक तो यहाँ पर यूज़ हो गया, इसमें से बाकी बचे 2 हाइड्रोजन। अब वो जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो फिर ऑक्सीजन एक लेंगे और नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सी देंगे, वाटर की, H2O बन जाएगा। बाकी बचे 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब भी कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो वो क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना देंगे। अब इसका लास्ट जो रिएक्शन है वो आमतौर पर मोस्ट कॉमन वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म क्या है और इसका मकसद क्या होगा, ये असल में येलो कलर का क्रिस्टलाइन क्या है, सॉलिड है। फार्मूला है इसका CH3, इसको आयोडोफॉर्म कहा जाता है। और ये आयोडोफॉर्म जो है ये येलो कलर के क्या बनाता है, क्रिस्टल्स बनाता है, येलो कलर्ड क्रिस्टल्स ये बना सकता है, ठीक है। और ये हाईली एंटीसेप्टिक होता है। तो एंटीसेप्टिक कंपाउंड होने की वजह से इसको आमतौर पर हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये हर मतलब वो कंपाउंड दे सकता है, हर वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है जिसमें से, बस ये याद रखिएगा, बस मेन चीज़ ये पहले नोट करें फिर रिएक्शन, ये है एसीटोन। अगर इसमें से हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिथाइल, ये आपके पास हिंट है किस्म की, आपके पास गाइडलाइन है। जिस भी कंपाउंड देखो ना इसमें से मिथाइल किसी भी साइड से रिलीज होगा तो नेगेटिव में चले, बाकी एसिटाइल ग्रुप होगा लेकिन वो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये बन जाएगा। तो जो भी कंपाउंड नेगेटिव मिथाइल रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, नेगेटिव मिथाइल ग्रुप रिलीज करता है, तो याद रखिएगा वो क्या कर सकता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। उसका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का पॉजिटिव होना उस वक्त पॉजिटिव मतलब पॉसिबल है जब किसी कंपाउंड में से क्या रिलीज हो, उसमें से अल्काइल ग्रुप रिलीज हो। अल्काइल सारे नहीं, मिथाइल, और मिथाइल भी किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एसीटोन जो है वो भी नेगेटिव मिथाइल ग्रुप रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये हमें कौन सा पॉजिटिव टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म का। सपोज आपने यहाँ पर लिया एसीटोन, क्या लिया आपने, एसीटोन, ठीक है, इसमें से मिथाइल माइनस में नेगेटिव में चला गया, ठीक है। अब इसको आप ट्रीट कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, माइनस में और ये प्लस में आयोनाइज हो जाएगा। और साथ में आप इसको ट्रीट कर रहे हैं 3 मोल्स हैं किसके, आयोडीन के। आयोडीन 2 आइंस में टूटता है, यहाँ पे आयोनाइज होगा, 3 नेगेटिव आइन और 3 पॉजिटिव आइन। चाहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मिथाइल नेगेटिव रिलीज हुआ है ये क्या करता है, फर्दर नेगेटिव मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और रिलीज करता है प्लस में, तो 1 हाइड्रोजन इसके पास बचता है और चार्ज इस पे कौन सी होती है, -3 की चार्ज होती है। तो अब ये -3 की चार्ज है और इस पर आयोडीन 3 जो हैं, 3 मोल हैं, 3 पॉजिटिव आयोडीन ये मिलते हैं, तो ये बना लेता है 3CHI3, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव आपस में कैंसिल। तो प्रोडक्ट मेजर यहाँ पर मतलब हमें प्रोडक्ट मिलती है, जनरल प्रोडक्ट है वो कौन सी है,
आयोडोफॉर्म। अब देखते हैं सोडियम कितने हैं, 4 आयन्स हैं, क्योंकि एक में सोडियम के 2 कैटायन, 2 में 4 हैं। 4 में से 3 पॉजिटिव सोडियम, 3 नेगेटिव आयोडीन, ये मिलकर नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं सोडियम आयोडाइड की। तो आयोडीन यूज़ हो गए, सोडियम 3 यूज़ हो गए। अब बाकी बचे कार्बोनेट के आयन। अब देखो 2 कार्बोनेट हैं, एक में एक सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट, तो 2 में 2 कार्बोनेट। तो ये दोनों कार्बोनेट्स जो हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और बाकी 2 ऑक्सीजन रखते हैं और ये 2 मोल किसके बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इवापोरेट हो जाता है। अब 2 ऑक्सीजन बचे और आप देखें मिथाइल में से हमने क्या रिलीज़ किया था, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए थे। ये जो 2 हाइड्रोजन हमने निकाले एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यहाँ से जो इस कार्बोनेट में से निकला है, ये प्लस के 2 हाइड्रोजन जो मिथाइल में से निकले थे, इन्होंने इसके साथ मिलकर क्या बना लिया, 1 मोल वाटर का बना। अभी भी एक ऑक्सीजन है और एक सोडियम। अब ये एक ऑक्सीजन और एक सोडियम, ये जो हैं ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, ये आपस में मिलकर सोडियम एसीटेट ये बना लेते हैं, सोडियम एसीटेट बना लेते हैं। ये मतलब इनकी मेन प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हैं कि जब हम आयोडीन के साथ सोडियम कार्बोनेट और एसीटोन मिलाते हैं तो फिर हमें प्रोडक्ट कौन कौन सी मिलती हैं, सोडियम एसीटेट, वाटर, सोडियम आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म उस वक्त बन सकता है जब किसी कंपाउंड में से कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप उसमें हो और वो नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाए। अब यहाँ थोड़ा सा काम की चीज़ें आप नोट कर लें कि क्या सिर्फ एसीटोन ही आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है पॉजिटिव, क्या बाकी नहीं दे सकते, बाकी भी दे सकते हैं। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है, आयोडोफॉर्म कौन कौन बना सकता है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। इनमें पहली बात नोट करना, मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं। अब मिथाइल कीटोन्स कौन से हैं, जैसा कि डाईमिथाइल कीटोन है, ठीक है, ये वाला, इसमें एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्लासमन हो तो मिथाइल कीटोन हो गया। फिर उसके बाद मिथाइल इथाइल कीटोन हो गया, ठीक है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन हो गया। मतलब कि मिथाइल कंटेनिंग मिथाइल कीटोन्स जितने भी हैं ये मिथाइल माइनस में रिलीज कर सकते हैं। इस वजह से ये हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देंगे। इनका आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। यानी जिन भी कीटोन्स में मिथाइल मौजूद है उनका आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव, आयोडोफॉर्म बनाएंगे। दूसरे कौन से मतलब कंपाउंड्स हैं जो आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स भी क्या कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। एल्डिहाइड्स ऑल्सो यानी कि गिव, ये दे सकते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इनका भी आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। सच एज मिसाल के तौर पे एसिटैल्डिहाइड। अब एसिटैल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें से मिथाइल किस में जा सकता है, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन में जाएगा तो फिर समझ लें कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट इसका क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि एसिड एल्डिहाइड जो है ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड देखो इसमें मिथाइल तो है ही नहीं, नहीं है ना, मिथाइल नहीं है तो इसका मतलब है इसका ये आयोडोफॉर्म नहीं बना सकता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, इसका नेगेटिव होगा क्योंकि इसके अंदर मिथाइल ही नहीं है। तो मिथाइल नहीं है तो वो दे नहीं सकता।
मिथाइल ज़रूरी, और वो भी नेगेटिव में रिलीज हो। और इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड इनमें से किसका आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा, ये टेस्ट इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन दोनों सॉरी। तो अब आगे हम अल्कोहल्स में देखते हैं कि मिथाइल अल्कोहल ये जो है ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देगा। इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि जब मीथेनॉल को आप ब्रेक करेंगे तो मिथाइल तो है इसमें, लेकिन मिथाइल देखें ये पॉजिटिव आयन में नहीं आयोनाइज हुआ। किस में आयोनाइज हुआ है, नेगेटिव में नहीं हुआ, पॉजिटिव में। यहां देखें ना, ये नेगेटिव आयन दे रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट, ये नेगेटिव आयन नहीं देगा। मिथाइल तो दे रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मिथाइल का होना भी आयोडोफॉर्म नहीं बना सकता, नेगेटिव मिथाइल बना सकता है। तो इसलिए इनका मीथेनॉल का भी आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अलबत्ता अगर हम इथेनॉल, ये तो था मीथेनॉल, अगर हम इथेनॉल की बात करें या बाकी अल्कोहल्स में, तो इसमें पॉसिबल है। इसमें किस तरह पॉसिबल है भाई, इसमें से मिथाइल माइनस में जा सकता है, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ा जा सकता, कंडीशन ऐसी होती है, नेगेटिव दे सकते हैं। तो ये जो है ये आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ये आपको देगा। इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा इथेनॉल का। तो इस तरीके से बच्चों आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप अलग कर सकते हो किसको, मतलब उन कंपाउंड्स को जिनका आयोडोफॉर्म टेस्ट आप लेते हैं ना, तो एल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, अल्कोहल्स में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, कीटोन्स में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, पर कौन से में होगा पहचानना आसान, कैसे, नेगेटिव मिथाइल जो भी रिलीज करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट उसका पॉजिटिव होगा। अगर वो नेगेटिव मिथाइल नहीं देता तो आयोडोफॉर्म टेस्ट उसका पॉजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों एसीटोन की केमिस्ट्री, यूजेस आपने पढ़े हुए हैं। इनमें यूजेस में ये सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, सेंट आपने सुना होगा, उसमें बेस के तौर पे, सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा ये डिफरेंट किस्म के सॉल्वेंट्स के तौर पे इसको मिक्स करके थिनर्स बनाए जाते हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो इसके मेजर यूजेस यही हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स। किसकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स, इनसे आप शुरू करेंगे। कार्बोजाइलिक एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें अल्काइल ग्रुप और फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल और हाइड्रोजाइल। शॉर्ट फॉर्म कार्बोनाइल में से वर्ड आया कार्बो, हाइड्रोजाइल में से वर्ड आया XYL, तो ये ग्रुप बन गया कार्बोजाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन गया, कार्बोजाइल ग्रुप बन गया। अब ये कार्बोजाइल ग्रुप जिस अल्काइल ग्रुप के साथ या हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो आप इसको क्या कह सकते हो, कार्बोजाइलिक एसिड्स कह सकते हो। इनका अगर आप जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1.COOH, कार्बोजाइलेट। ये अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है। किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोजाइल ग्रुप अटैच कर दो तो ये कार्बोजाइलिक एसिड्स कहलाएंगे। सिर्फ एक इनका फर्स्ट मेंबर जो है
वो अपने जनरल फार्मूला को, इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता, और वो कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं आप इसको? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड जो है ये अपने जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं करता। क्यों? इसके स्टार्टिंग में क्या है? हाइड्रोजन। अब याद रखिएगा, कार्बोजाइलिक एसिड्स जो हैं ये और ईस्टर्स, ये इन दोनों का जनरल फार्मूला जो है वो क्या है? सेम है। याद रखिएगा कि आप कह सकते हैं कार्बोजाइलिक एसिड्स, कार्बोजाइलिक एसिड्स एंड और ईस्टर्स, ईस्टर्स जो हैं पजेज, ये रखते हैं क्या? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है? वो सेम है। ठीक है, तो ये O2 ये बना देंगे। अब ये फार्मूला हो गया। इस वजह से ईस्टर्स और कार्बोजाइलिक एसिड्स, कार्बोजाइलिक एसिड्स जो हैं कैन प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या बना सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इनके कार्बोजाइलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो इनके कार्बोजाइलिक एसिड्स का जब आप क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, तो आपको क्या करना है नॉमेनक्लेचर में? फर्स्ट ऑफ ऑल इन कार्बोजाइलिक एसिड्स का आप कॉमन सिस्टम जो है वो यूज़ करेंगे। तो कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं? लैटिन ओरिजिन, यानी जो लातीनी ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनमें से ये बनते हैं, उनका जो नेचुरल सोर्स है उसी के लैटिन नाम दे दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये पहला मेंबर है, इसको आयुपैक कॉमन सिस्टम में फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि वर्ड लैटिन वर्ड है फॉर्मिका। ये फॉर्मिका कहते हैं आंट्स को। तो ये चींटियाँ जो होती हैं उनके बाइट्स में जब हमें काटती हैं तो उसमें ये सैलिवा में ये होता है, तो इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, चींटियों के डंक से हासिल होने वाला एसिड। नेक्स्ट जो एसिड है उसका कुदरती ज़रिया है सिरका, तो इस वजह से इसमें नाम क्या पड़ा है? एसिटिक एसिड, क्योंकि एसीटम लैटिन वर्ड है और एसीटम का मतलब है विनेगर। क्या कहते हैं आप इसको? विनेगर कहते हैं। इसी तरीके से थर्ड मेंबर जो है इनका वो है प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड जो है ये असल में फैट्स में से मिलता है। प्रो कहते हैं फर्स्ट को, पायन कहते हैं फैट्स को। प्रोपायोनिक एसिड फैट्स में से हासिल होने वाला तेज़ाब। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है, 4 कार्बन है उसके अंदर, इसको आप कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। क्या कहते हैं उसको? ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। और ये किस में से हासिल होता है? बटर में से हासिल होता है, तो इस वजह से बटरम नाम पड़ा ब्यूटायरिक एसिड का। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट में आप चले जाएं तो CH3, फिर उसके बाद CH2, उसके बाद लास्ट में CH2, फिर कार्बोनिल। इसको आपने नाम दे दिया वैलरिक एसिड। वैलर कहते हैं स्ट्रॉन्ग को या रूट्स को कहा जाता है। तो ये वैलरिक एसिड इसलिए कहा कि ये प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें से ये हासिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हैं एसिड्स में वैलरिक के बाद नेक्स्ट एसिड जो है वो है कैपरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। कैपर बकरे को कहा जाता है, उसके ब्रेन के अंदर ये एसिड होता है। 1 2 3 4
फिर ये 5 और ये 6, ये जो है इसको आपने नाम दे दिया कैप्रोइक एसिड। तो ये कैप्रोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट में 7th जो है CH3, फिर उसके बाद CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 1 2 3 4 5, फिर ये 6 और फिर ये लास्ट में कार्बोनाइल 7 कार्बन वाला, इसको कहते हैं एनेंथिक एसिड। तो इस तरीके से आप आम तौर पर इनके नाम एनेंथिक एसिड ये आप कह सकते हैं। 8 कार्बन वाला है तो कैप्राइलिक एसिड आप कह सकते हैं। 9 कार्बन वाला है, 9 कार्बन, याद अब सुनते जाइएगा, पैलरगोनिक एसिड कहते हैं उसको। और उसके बाद जो 10वां है उसको कहते हैं कैप्रिक एसिड। अब इस कैप्रोइक के नाम से 3 हैं, कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड 8वां, और 10वां कैप्रिक एसिड। सेम सोर्स था, इस वजह से ये नाम दे दिए। अब इन एसिड्स में जब हमें ये मिलते हैं तो कार्बोजाइलिक एसिड जो होते हैं इनमें आमतौर पर देखा जाता है कि इनकी चेन होती है कार्बन की, और इस कार्बन चेन के साथ ये कार्बोजाइल ग्रुप होता है। ये जिस कार्बन के साथ, फर्स्ट के साथ अगर किसी भी तरफ से अटैच है तो ये अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ऐसे कार्बोजाइलिक एसिड्स के जिनमें आमतौर पर कार्बोजाइलिक ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो, तो इनको आप कहते हैं अल्फा कार्बोजाइलिक एसिड्स। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बोजाइलिक एसिड्स। इन केस अगर इनमें चेन मौजूद है और कार्बोजाइलिक एसिड जो है वो फर्स्ट कार्बन पर नहीं है, दरमियान में कहीं, तो ये यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से आप शुरू करें तो फिर इनको आप क्या कहोगे? इनको कहोगे बीटा कार्बोजाइलिक एसिड। दूसरे ग्रुप भी इनके साथ हो सकते हैं अल्फा पे, तब ये बनते हैं। तो इस तरीके से गामा कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है, गैमा भी बन सकते हैं, अल्फा भी बन सकते हैं, बीटा, डिपेंड करता है कार्बन पे कि जिसके साथ अटैच है। जो नेचुरली ऑकरिंग कार्बोजाइलिक एसिड्स हैं ये अक्सर अल्फा कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं। यानी हमें जो नेचुरली ऑकरिंग कार्बोजाइलिक एसिड्स मिलेंगे उनका याद रखिएगा। नेचुरली ऑकरिंग कार्बोजाइलिक एसिड्स ये जो हैं ये हमेशा, ये कार्बोजाइलिक एसिड्स जो हैं आर अल्फा कार्बोजाइलिक एसिड्स, ये अक्सर कौन से कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं? ये अल्फा कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं। तो इसलिए इनको फिर आप अल्फा कार्बोजाइलिक एसिड्स में लिखते हैं। अब आते हैं इनमें, अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर में, कॉमन सिस्टम में, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर ब्रांचेस आ जाती हैं तब हम क्या करें? तो इसका तरीका बहुत आसान सा है। इसमें याद रखिएगा कि कार्बोजाइलेट या कार्बोजाइलिक ग्रुप आ गया, ये फंक्शनल है, इसको अलग कर दें। अब इसके साथ बाकी जो हैं आप इनके साथ ब्रांचेस अगर आ जाएं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इनके ब्रांचेस के नामों के साथ फिर क्या लिखेंगे? जैसे ब्रांच आ गई अल्फ़ा कार्बन पे तो आपने अल्फ़ा मिथाइल लिख दिया। कार्बन कितने? 1 2 3 4, ये इसको छोड़ दें तो 4 वाले कार्बोजाइलिक एसिड को आप क्या कहेंगे? ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरह यहाँ नंबरिंग आप नहीं कर सकते कॉमन सिस्टम में। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आप अल्फ़ा बीटा पे ब्रांचेस रखें और उनके नाम लिखकर फिर आखिर में कॉमन नेम जो चेन का है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इनके नाम कॉमन सिस्टम में कार्बोजाइलिक एसिड्स के लिखे जाते हैं। अब आते हैं इनका नॉमेनक्लेचर जो है उसमें आयुपेक सिस्टम जो है, हम देखते हैं कि आयुपेक सिस्टम जो है उसमें हम नाम कैसे लिख सकते हैं? तो हम जब इनमें
आयुपेक सिस्टम को देखते हैं। तो आयुपेक सिस्टम में इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आयुपेक सिस्टम में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सिर्फ कार्बन काउंट करना है। क्या काउंट करना है? कार्बन। जितने कार्बन हैं वो अल्केन का नाम आप उठाएंगे, ई हटा देंगे, OIC एसिड ये लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। ठीक है, आयुपेक में यही इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसा कि ये है, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले अल्केन को आप क्या कहते हैं? मीथेन। OIC एसिड ये लगा दें, नाम क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। इसी तरीके से आपने 2 कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड उठाया। 2 कार्बन है तो अल्केन का नाम आपने कौन सा दे दिया? ईथेन। OIC एसिड लगा दिया, नाम क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी कार्बन हों आप वो नाम दे सकते हैं। सपोज आपने 4 कार्बन का ये आपने लिया CH2 कार्बोजाइलिक एसिड का ये कंपाउंड, तो अब नंबरिंग करके देखें 1 2 3, यहाँ नंबरिंग यहीं से होगी, फंक्शनल ग्रुप यही है आयुपेक में। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो 5 वाले इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। ई हटा दे, OIC एसिड लगा दें, तो नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो ये आपको सिंबल्स में जैसे आपको पढ़ते आ रहे हैं, आपको नाम आते जा रहे होंगे, इसमें आपको मिल सकता है, ब्रांचेस भी मिल सकती हैं, तो इनके फिर आप नाम कैसे लिखेंगे देखें। यहाँ पर हमने दे दिया, सपोज़ आपने यहाँ पर नाम दे दिया, ये वाली ब्रांच दे दी। अब देखते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो सीधे आप जाएंगे तो 7 बनते हैं, नीचे जाएंगे तो 8 बन रहे हैं, तो लिहाजा 1 2 नंबरिंग फिर भी यहाँ से 3 4 भले ब्रांच हो, 5 6 7 8। अब ये 2 पे देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मतलब यहाँ पर कार्बन इसके अंदर है ब्रांच में। तो अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे? आप नाम लिखोगे 5 इथाइल। ठीक है, 5 पर इथाइल आ गया। कितने हैं टोटल इसमें कार्बन? 8। आपने नाम दे दिया ऑक्टेनोइक एसिड। क्या नाम दे दिया? ऑक्टेनोइक एसिड। तो ये ब्रांचेस के नाम भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्बोजाइलिक ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं तब फिर डायोइक एसिड, ट्रायोइक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लिया ये वाला कंपाउंड। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब है तो हेक्सेनोइक एसिड, लेकिन 2 ग्रुप्स हैं, तो अब इसके लिए सबसे पहले चैन में जितने कार्बन हैं वो लिखें, हेक्सेन, हेप्टेन। उसके बाद फिर आपने एक 1 पे रखा कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा 6 पे नाम दे दिया डायोइक एसिड। ठीक है, क्या नाम दे दिया? डायोइक एसिड। अगर 3 है ट्रायोइक एसिड, 4 हैं टेट्रायोइक एसिड, 5 हैं पेंटायोइक एसिड, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन कार्बोजाइलिक एसिड्स के आप क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। और इनमें याद रखिएगा ये जनरली हमें मिलते हैं। तो इन कार्बोजाइलिक एसिड्स की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड्स में हमें जो सबसे बड़ी इनकी इम्पोर्टेंस मिलती है कि वो ये है कि ये आम तौर पर क्या करते हैं? ये फैट्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैट्स। फैट्स जो हैं इन्हीं में से बनते हैं, लेकिन इनके अंदर
कौन से एसिड्स होते हैं? सैचुरेटेड कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं। और ये कार्बोजाइलिक एसिड्स जो सैचुरेटेड होते हैं, इनमें कार्बन की तादाद कम से कम मतलब 9 से या फिर 11 से स्टार्ट होती है, तो इनको फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। तो फैटी एसिड्स में एटलीस्ट 11 कार्बन का होना ज़रूरी है। ये होते कार्बोजाइलिक एसिड्स ही हैं, पर अगर सैचुरेटेड होंगे यानी सारी कार्बन की चेन में सब के सब बॉन्ड कौन से होंगे? सिंगल होंगे, तो ये फैट्स बनाएंगे, पर एटलीस्ट 11 कार्बन। ठीक है। और ऑयल्स आपने सुना होगा, ये भी कार्बोजाइलिक एसिड्स में से बनते हैं। इनमें ऑयल्स में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी इनमें अनसैचुरेटेड कार्बोजाइलिक एसिड्स की चेन होती है, 11 से ऊपर होते हैं इसमें भी, तो ये फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो इनमें एटलीस्ट 1 कार्बन चेन में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये कार्बोजाइलिक एसिड हमारे लाइफ के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लिविंग मैटर में फैट्स और ऑयल्स जो बनते हैं, उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे यहाँ इनको आम तौर पर इनमें शामिल किया जाता है। और अब हम शुरू करते हैं इसमें जो आपको आपके सिलेबस में जो एसिड आपको दिया हुआ है, जिसकी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो है एसिटिक एसिड, या फिर इसको आप दूसरा आयुपेक सिस्टम में इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। ये असल में विनेगर, सिरका उसमें से हासिल होता है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है एसिटिक एसिड। ये जब फ्रीज़ होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे रखें तो ये फ्रीज़ हो जाता है। जब फ्रीज़ होता है तो ये सॉलिड आइस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इसको फिर सॉलिड आइस फॉर्म जो इसकी है, इसको कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फ्रोज़न एसिटिक एसिड जो है, ये भी कह सकते हैं। ये बर्फ़ की तरह हो जाता है, तो ग्लेशियल शीशे की तरह शफाफ होता है, तो सॉलिड आइस की शक्ल में एसिड बनता है, तो ये इसकी फॉर्म होती है, तो इसको आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। 5 डिग्री से अबव अगर इसका टेम्परेचर आप रखें तो फिर ये किस में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये लिक्विड एसिड फॉर्म में होता है तो इसको नॉर्मल एसिटिक एसिड कहा जाता है। लिक्विड एसिड फॉर्म जो है, ये हम आम तौर पर एज विनेगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये विनेगर जो है ये इसका आम तौर पर लिक्विड फॉर्म में एसिटिक एसिड है। तो ये लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ सॉलिड मतलब लिक्विड्स के टेस्ट, उनके ग्रुप्स मालूम करने के। स्पेशली सॉल्ट एनालिसिस में बहुत बड़ा इसका किरदार होता है, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। कलरलेस होता है, स्मेल विनेगर की रखता है, सिरके की स्मेल रखता है, सिरके जैसा होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सिरका तो बनता ही इससे है, तो एक्चुअल ओरिजिन तो यही है इसकी। अब आते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी अगर इसको प्रिपेयर करना है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड तो आपको पता ही है कौन सा है, वो है फ्रॉम पायरोलीजेनस एसिड। अब ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। मीथेनॉल में आपको याद होगा पायरोलीजेनस एसिड के बारे में आपको बताया था। पायरोलीजेनस एसिड जो है ये एक थिक ब्राउन क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, डार्क ब्राउन, थिक ब्राउन विस्कस लिक्विड है जो लकड़ी की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होता है। ठीक है, लिक्विड ऑब्टेन्ड, ये हमने हासिल किया पर किस में से? फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, किससे आपने इसको हासिल किया? इसको हासिल किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड। लकड़ी की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने की तो उसमें से ये आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये पायरोलीजेनस एसिड, अब इसकी डिस्टिलेशन करो वुड की
तो पहले तो मिलेगा पायरोलिजेनस एसिड, इसके अंदर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब हम इसको अपने मखसूस मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हीट करेंगे 35 तक, तो इसके बाद जो है जनरली इसको वेपर्स में चेंज किया जा सकता है। तो ये इसमें से हासिल होता है। उसके बाद नंबर सेकंड मेथड जो है वो भी आपने पढ़ा हुआ है, वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी फ्रॉम एसीटाइलिन। एसीटाइलिन की आप क्या करते हैं, हाइड्रेशन और मर्क्यूराइजेशन। याद रखिएगा, हाइड्रेशन भी कह सकते हो इसको, या फिर इसको क्या कह सकते हो, मर्क्यूराइजेशन। तो इससे भी एसिटिक एसिड हासिल कर सकते हैं आप। और कैसे हासिल होगा पता है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या उठाएंगे, इथाइन। इथाइन को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल है क्योंकि ये नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। तो इसको ज़्यादा डिज़ोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और फिर मर्क्यूरस सल्फेट जो है HgSO4 ये यूज़ करना पड़ेगा। 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें। जब ये टेम्परेचर रखा इसका, तो इसका एक पाई बॉन्ड टूट गया, आयोनाइजेशन हुई, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किए और दूसरे ने लूज़ किए। तो वाटर का जो OH था ये पॉजिटिव कार्बन पे ऐड हुआ, प्रोटॉन जो था नेगेटिव कार्बन पे ऐड हुआ। तो यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट इन कंडीशंस में मिल रही है, और वो कौन सी है, दैट इज़ विनाइल अल्कोहल। अब ये विनाइल अल्कोहल जो है, इसमें फिर फर्दर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। तो ऐसे रिएक्शंस के जहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उस रिएक्शन को आप कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसका हाइड्रोजन OH से रिमूव हुआ और ये पाई बॉन्ड टूट गया। बस ये दो चीज़ें विनाइल अल्कोहल में होती हैं। देखते हैं, पाई बॉन्ड टूटा, हर कार्बन को अपना अपना पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया। भाई इसको भी मिल गया, ठीक है ना, पहले विनाइल था, पाई बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन एक इसको मिला। अब इसमें से ऑक्सीजन से क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन। फ्री रेडिकल था, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किस से पेयर करेगा, कार्बन से। यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ पेयर कर लेगा। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सी मिली, एसिट एल्डिहाइड। कौन सी प्रोडक्ट मिली, एसिट एल्डिहाइड। तो समझे दो स्टेप हो गए। पहले स्टेप में हाइड्रेशन की, मर्क्यूराइजेशन किया, इसका मर्क्यूरस सल्फेट हो रहा है ना यूज़, इसलिए मर्क्यूराइजेशन हुई। यहाँ पर विनाइल अल्कोहल बना जो कि अनस्टेबल था, इस टेम्परेचर पे रीअरेंजमेंट हुई, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल से चेंज हुआ एल्डिहाइड में। अब आते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। इसका फाइनल स्टेप क्या है और उसमें ये क्या बनाता है, हम अभी देखते हैं। अब ये जो एल्डिहाइड्स हैं, इनका तो आपको जनरली पता ही है कि एल्डिहाइड्स की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इनको ट्रीट करते हैं, तो ये ऑक्सीजन इनमें ऐड होता है और ये कार्बोजाइलिक एसिड्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड्स में। जैसे एसिटाल्डिहाइड था, ऑक्सीडेशन की क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से जब इनकी ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन सकती है। 3 स्टेप थे। अब आते हैं नेक्स्ट में, आपने पढ़ा होगा इथेनॉल जो है उसमें से भी हम इसको बना सकते हैं। नंबर 3 मेथड जो है इसका, वो कौन सा है, फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल में से आप कैसे बनाएंगे, देखें इथेनॉल में OH ग्रुप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल्स हैं,
इनको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये किस में चेंज होते हैं? ये चेंज होते हैं एसिड्स में। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से भी हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना देंगे? वाटर। क्या बना देंगे? वाटर। अब कार्बन जो है ये CH3 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने शॉर्ट में CH3 लिख दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर हो गए। प्रोडक्ट आपको कौन सी मिली? एसिटल्डिहाइड, ये मिल गई। अब इस एसिटल्डिहाइड की प्रोडक्ट को किसके साथ ट्रीट किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था, इसने फर्दर एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की। आपको पता है एल्डिहाइड्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना दिया। तो इस तरीके से आप इनके मतलब बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि हम इनमें ऑक्सीडेशन करें तो फिर ये एसिड्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे चंद एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन के तरीक़ेकार, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ, इसके चंद अहम रिएक्शंस की तरफ। तो रिएक्शंस में आप कह सकते हैं कि पहला इसका कैरेक्टर कौन सा है? एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि ये वीक एसिड है, ठीक है। आप इसको एसिड को अगर किसी भी बेस के साथ ट्रीट करें, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या लेड हाइड्रोक्साइड, तो बेस OH रिलीज़ करेगा ये प्रोटॉन। तो इसका प्रोटॉन OH से मिलकर वाटर बनाएगा। नेगेटिव आइन इसका अलबत्ता एसीटेट का होगा, ये वाला, और इसके साथ ये मिल जाएगा सोडियम। सॉरी। तो यहाँ इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया सोडियम एसीटेट। ये सॉल्ट बन गया इसका, प्लस में OH और प्रोटॉन ये मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसका कैरेक्टर जो है वो एज एसिड तो है, लेकिन ये वीक एसिड है क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो इसका भी फिर हम देखते हैं क्यों वीक एसिड है, कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं। एक और रिएक्शन आपके बुक में है, वो है लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड जो है ये मेटालिक ऑक्साइड हैं, इसको भी अगर एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व किया जाए, ये भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन यहाँ पर भी होता है। असल में ऑक्साइड में से ऑक्सीजन -2 में चला जाता है लेड प्लस में। एसिटिक एसिड प्रोटॉन रिलीज़ करता है। ये जो वीक एसिड्स होते हैं ना, वहाँ पर याद रखिएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, डबल एरो होता है। तो हम इसलिए यहाँ पर इसको डबल एरो लगा रहे हैं। तो यहाँ से एसिटिक एसिड में से क्या चला गया? प्रोटॉन। ये बन गया एसीटेट का आइन, ये बन गए 2 एसीटेट के आइन। एक एसीटेट पर है -1, तो लेड 2 पर होंगे +-2, तो ये लेड एसीटेट का सॉल्ट बन गया यहाँ पर। और प्लस में ऑक्सीजन जो था वो, और ये 2 प्रोटॉन, ये मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी न्यूट्रलाइजेशन ही कहलाएगी क्योंकि सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अब आते हैं किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है। याद रखिएगा, अगर आपने स्ट्रेंथ मालूम करनी है किसकी? ऑफ एन एसिड,
तो याद रखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, के ए वैल्यू के साथ। के ए वैल्यू जो है इसको कहते हैं डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, कांस्टेंट फॉर एन एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये। अब जितना के ए वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ये एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम अगर इसके एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को, के ए वैल्यू को देखते हैं तो ये है तकरीबन 1.7, ठीक है, 1.7 इंटू 10 पावर -5 है। जबकि HCl दूसरे इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं इनका के ए वैल्यू जो है आपको पता है बहुत बड़ा होता है, ये 1 इंटू 10 पावर 8 में होता है। अब कहाँ 8 कहाँ -5, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ अलबत्ता ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है इससे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। किस तरह स्ट्रॉन्ग है कि इसकी वैल्यू है 4 आमतौर पर 2 या 4.7 होती है, और ये 4.3 होती है, और इसमें 4.3 इंटू 10 पावर -7। तो इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड जो है वो इससे भी, एसिटिक एसिड से भी क्या है, वीक है। फिनोल्स जो हैं उनसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उनकी भी के ए वैल्यू क्या होती है, बहुत मतलब कम होती है। तो के ए वैल्यू कम होना ये किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक बना सकता है। बाकी एक और वैल्यू होती है, इसको कहा जाता है पी के ए वैल्यू। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ये याद रखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, पी के ए वैल्यूज़ के साथ, पी के ए वैल्यूज़। पी के ए क्या चीज़ है, ये पी के ए होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग निकालो किसका, के ए वैल्यू का। डिसोसिएशन कांस्टेंट को उलट कर दो, एंटी लॉग निकाल लो, तो फिर ये क्या कहलाती हैं, डिसोसिएशन। पी जहाँ भी आता है ये हमेशा एंटी लॉग के लिए होता है, जैसे पीएच हो गया, ठीक है ना, एंटी लॉग निकलता है। पी के ए वैल्यू हो गई, एंटी लॉग निकलता है, ठीक है ना। तो एंटी लॉग की वैल्यू उलट होती है। एंटी लॉग डिसोसिएशन कांस्टेंट का जितना बड़ा होगा उतना वीक एसिड होगा, जितना ये ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग। तो अब आपने के ए वैल्यू रखी इसकी, किसकी, एसिटिक एसिड की, तो ये थी तकरीबन आपको पता है 1.7 10 पावर माइनस कितनी थी, ये थी 10 पावर -5। अब पी के ए में इसको अगर आप लेंगे तो ये एटलीस्ट मतलब 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अब ये +5 है, जितना ये बड़ी वैल्यू होगी 5 6 7 बढ़ती जाएगी तो एसिड उतना वीक होता जाएगा। तो ये हैं इसकी कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ एसिटिक एसिड की, कि जिनसे आप इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, वो है ईस्टरीफिकेशन। ईस्टरीफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं और क्या बनता है, वहाँ पर हमें पता है वाटर भी बनता है और ईस्टर बनता है। इसका ईस्टरीफिकेशन का कैटलिस्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड OH रिलीज़ करता है अगर कंसनट्रेशन आपने एसिड की ज़्यादा रखी हुई है, तो ये, और अल्कोहल यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है। तो ये एस्टरीफिकेशन का रिएक्शन होता है इसमें। अब आते हैं इसके दूसरे रिएक्शन, बल्कि तीसरे। एस्टरीफिकेशन आप कर लेंगे, आपको पता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स जो हैं इनका फार्मूला है R कार्बोनाइल X। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं कैन प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या,
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या बना सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इनके कार्बोजाइलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो इनके कार्बोजाइलिक एसिड्स का जब आप क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, तो आपको क्या करना है नॉमेनक्लेचर में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन कार्बोजाइलिक एसिड्स का आप कॉमन सिस्टम जो है वो यूज़ करेंगे। तो कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं, लैटिन ओरिजिन यानी जो लातीनी ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनमें से ये बनते हैं, उनका जो नेचुरल सोर्स है उसी के लैटिन नाम दे दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये पहला मेंबर है, इसको आयोपेक कॉमन सिस्टम में फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि वर्ड लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, ये फॉर्मिका कहते हैं आंट्स को। तो ये चींटियाँ जो होती हैं उनके बाइट्स में जब हमें काटती हैं तो उसमें ये सलीवा में ये होता है, तो इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, चींटियों के डंक से हासिल होने वाला एसिड। नेक्स्ट जो एसिड है उसका कुदरती ज़रिया है सिरका, तो इस वजह से इसमें नाम क्या पड़ा है, एसिटिक एसिड, क्योंकि एसीटम लैटिन वर्ड है और एसीटम का मतलब है विनेगर। क्या कहते हैं आप इसको, विनेगर कहते हैं। इसी तरीके से थर्ड मेंबर जो है इनका वो है प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड जो है ये असल में फैट्स में से मिलता है, प्रो कहते हैं फर्स्ट को, पायन कहते हैं फैट्स को। प्रोपायोनिक एसिड फैट्स में से हासिल होने वाला तेज़ाब। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है, 4 कार्बन है उसके अंदर, इसको आप कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। क्या कहते हैं उसको, ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। और ये किस में से हासिल होता है, बटर में से हासिल होता है, तो इस वजह से बटरम नाम पड़ा ब्यूटायरिक एसिड का। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट में आप चले जाएं तो CH3, फिर उसके बाद CH2, उसके बाद लास्ट में CH2, फिर कार्बोनिल। इसको आपने नाम दे दिया वैलरिक एसिड। वैलर कहते हैं स्ट्रॉन्ग को या रूट्स को कहा जाता है, तो ये वैलरिक एसिड इसलिए कहा कि ये प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें से ये हासिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हैं एसिड्स में, वैलरिक के बाद नेक्स्ट एसिड जो है वो है कैपरिक एसिड से कैप्रोइक एसिड। कैपर बकरे को कहा जाता है, उसके ब्रेन के अंदर ये एसिड होता है 1 2 3 4, फिर ये 5 और ये 6, ये जो है इसको आपने नाम दे दिया कैप्रोइक एसिड। तो ये कैप्रोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट में 7th जो है CH3, फिर उसके बाद CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 1 2 3 4 5, फिर ये 6 और फिर ये लास्ट में कार्बोनाइल 7 कार्बन वाला, इसको कहते हैं एनेंथिक एसिड। तो इस तरीके से आप आम तौर पर इनके नाम एनेंथिक एसिड ये आप कह सकते हैं। 8 कार्बन वाला है तो कैप्राइलिक एसिड आप कह सकते हैं। 9 कार्बन वाला है, 9 कार्बन, याद अब सुनते जाइएगा, पैलरगोनिक एसिड कहते हैं उसको। और उसके बाद जो 10वां है उसको कहते हैं कैप्रिक एसिड। अब इस कैप्रोइक के नाम से 3 हैं, कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड 8वां, और 10वां कैप्रिक एसिड। सेम सोर्स था, इस वजह से ये नाम दे दिए। अब इन एसिड्स में जब हमें ये मिलते हैं तो कार्बोजाइलिक एसिड जो होते हैं इनमें आम तौर पर देखा जाता है कि इनकी चेन होती है कार्बन की, और इस कार्बन चेन के साथ ये कार्बोजाइल ग्रुप होता है। ये जिस कार्बन के साथ, फर्स्ट के साथ अगर किसी भी तरफ से अटैच है तो ये अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। तो ऐसे कार्बोजाइलिक एसिड्स के जिनमें
आमतौर पर कार्बोजाइलिक ग्रुप जो है वो अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो तो इनको आप कहते हैं अल्फ़ा कार्बोजाइलिक एसिड्स। क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बोजाइलिक एसिड्स। इन केस अगर इनमें चेन मौजूद है और कार्बोजाइलिक एसिड जो है वो फर्स्ट कार्बन पर नहीं है, दरमियान में कहीं, तो ये यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से आप शुरू करें तो फिर इनको आप क्या कहोगे? इनको कहोगे बीटा कार्बोजाइलिक एसिड। दूसरे ग्रुप भी इनके साथ हो सकते हैं अल्फ़ा पे, तब ये बनते हैं। तो इस तरीके से गामा कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है, गैमा भी बन सकते हैं, अल्फ़ा भी बन सकते हैं, बीटा, डिपेंड करता है कार्बन पे कि जिसके साथ अटैच है। जो नेचुरली ऑकरिंग कार्बोजाइलिक एसिड्स हैं ये अक्सर अल्फ़ा कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं। यानी हमें जो नेचुरली ऑकरिंग कार्बोजाइलिक एसिड्स मिलेंगे उनका याद रखिएगा। नेचुरली ऑकरिंग कार्बोजाइलिक एसिड्स ये जो हैं ये हमेशा, ये कार्बोजाइलिक एसिड्स जो हैं आर अल्फ़ा कार्बोजाइलिक एसिड्स, ये अक्सर कौन से कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं? ये अल्फ़ा कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं। तो इसलिए इनको फिर आप अल्फ़ा कार्बोजाइलिक एसिड्स में लिखते हैं। अब आते हैं इनमें, अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर में, कॉमन सिस्टम में, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर ब्रांचेज आ जाती हैं तब हम क्या करें? तो इसका तरीका बहुत आसान सा है। इसमें याद रखिएगा कि कार्बोजाइलेट या कार्बोजाइलिक ग्रुप आ गया, ये फंक्शनल है, इसको अलग कर दें। अब इसके साथ बाकी जो हैं आप इनके साथ ब्रांचेज अगर आ जाएं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इनके ब्रांचेस के नामों के साथ फिर क्या लिखेंगे? जैसे ब्रांच आ गई अल्फ़ा कार्बन पे तो आपने अल्फ़ा मिथाइल लिख दिया। कार्बन कितने? 1 2 3 4, ये इसको छोड़ दें तो 4 वाले कार्बोजाइलिक एसिड को आप क्या कहेंगे? ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरह यहाँ नंबरिंग आप नहीं कर सकते कॉमन सिस्टम में। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आप अल्फ़ा बीटा पे ब्रांचेस रखें और उनके नाम लिखकर फिर आखिर में कॉमन नेम जो चेन का है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इनके नाम कॉमन सिस्टम में कार्बोजाइलिक एसिड्स के लिखे जाते हैं। अब आते हैं इनका नॉमेनक्लेचर जो है उसमें आयुपेक सिस्टम जो है, हम देखते हैं कि आयुपेक सिस्टम जो है उसमें हम नाम कैसे लिख सकते हैं? तो हम जब इनमें आयुपेक सिस्टम को देखते हैं तो आयुपेक सिस्टम में इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आयुपेक सिस्टम में हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सिर्फ कार्बन काउंट करना है। क्या काउंट करना है? कार्बन। जितने कार्बन हैं वो अल्केन का नाम आप उठाएंगे, ई हटा देंगे, OIC एसिड ये लगा देंगे तो नाम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। ठीक है, आयुपेक में यही इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसा कि ये इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले अल्केन को आप क्या कहते हैं? मीथेन। OIC एसिड ये लगा दें, नाम क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। इसी तरीके से आपने 2 कार्बन वाला कार्बोजाइलिक एसिड उठाया, 2 कार्बन है तो अल्केन का नाम आपने कौन सा दे दिया? ईथेन। OIC एसिड लगा दिया, नाम क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी कार्बन हों आप वो नाम दे सकते हैं। सपोज आपने 4 कार्बन का ये आपने लिया CH2 कार्बोजाइलिक एसिड का ये कंपाउंड, तो अब नंबरिंग करके देखें 1 2 3, यहाँ नंबरिंग यहीं से होगी, फंक्शनल ग्रुप यही आयुपेक में 1 2 3 4
5, 5 हो गए। तो 5 वाले इसका नाम क्या होगा, पेंटेन, ई हटा दे, OIC एसिड लगा दें तो नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो ये आपको सिंबल्स में जैसे आपको पढ़ते आ रहे हैं, आपको नाम आते जा रहे होंगे, इसमें आपको मिल सकता है, ब्रांचेस भी मिल सकती हैं। तो इनके फिर आप नाम कैसे लिखेंगे देखें। यहाँ पर हमने दे दिया, सपोज़ आपने यहाँ पर नाम दे दिया, ये वाली ब्रांच दे दी। अब देखते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो सीधे आप जाएंगे तो 7 बनते हैं, नीचे जाएंगे तो 8 बन रहे हैं। तो लिहाजा 1 2 नंबरिंग फिर भी यहाँ से 3 4, भले ब्रांच हो, 5 6 7 8। अब ये 2 के देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मतलब यहाँ पर कार्बन इसके अंदर है ब्रांच में। तो अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे, आप नाम लिखोगे 5 इथाइल। ठीक है, 5 पर इथाइल आ गया। कितने हैं टोटल इसमें कार्बन, 8। आपने नाम दे दिया ऑक्टेनोइक एसिड। क्या नाम दे दिया, ऑक्टेनोइक एसिड। तो ये ब्रांचेस के नाम भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्बोजाइलिक ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं तब फिर डायोइक एसिड, ट्रायोइक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लिया ये वाला कंपाउंड। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब है तो हेक्सेनोइक एसिड, लेकिन 2 ग्रुप्स हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले चेन में जितने कार्बन हैं वो लिखें, हेक्सेन, हेप्टेन। उसके बाद फिर आपने एक 1 पे रखा कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा 6 पे नाम दे दिया डायोइक एसिड। ठीक है, क्या नाम दे दिया, डायोइक एसिड। अगर 3 है ट्रायोइक एसिड, 4 हैं टेट्रायोइक एसिड, 5 हैं पेंटायोइक एसिड, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन कार्बोजाइलिक एसिड्स के आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। और इनमें याद रखिएगा ये जनरली हमें मिलते हैं। तो इन कार्बोजाइलिक एसिड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड्स में हमें जो सबसे बड़ी इनकी इम्पोर्टेंस मिलती है कि वो ये है कि ये आम तौर पर क्या करते हैं, ये फैट्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फैट्स। फैट्स जो हैं इन्हीं में से बनते हैं, लेकिन इनके अंदर कौन से एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं। और ये कार्बोजाइलिक एसिड्स जो सैचुरेटेड होते हैं इनमें कार्बन की तादाद कम से कम मतलब 9 से या फिर 11 से स्टार्ट होती है। तो इनको फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। तो फैटी एसिड्स में एटलीस्ट 11 कार्बन का होना ज़रूरी है। ये होते कार्बोजाइलिक एसिड्स ही हैं, पर अगर सैचुरेटेड होंगे यानी सारी कार्बन की चेन में सब के सब बॉन्ड कौन से होंगे, सिंगल होंगे, तो ये फैट्स बनाएंगे, पर एटलीस्ट 11 कार्बन। ठीक है, और ऑयल्स आपने सुना होगा, ये भी कार्बोजाइलिक एसिड्स में से बनते हैं। इनमें ऑयल्स में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी इनमें अनसैचुरेटेड कार्बोजाइलिक एसिड्स की चेन होती है, 11 से ऊपर होते हैं इसमें भी, तो ये फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो इनमें एटलीस्ट 1 कार्बन चेन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये कार्बोजाइलिक एसिड हमारे लाइफ के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लिविंग मैटर में फैट्स और ऑयल्स जो बनते हैं उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे यहाँ इनको आम तौर पर इनमें शामिल किया जाता है। और अब हम शुरू करते हैं इसमें जो है, जो आपको आपके सिलेबस में जो एसिड आपको दिया हुआ है जिसकी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे,
वो है एसेटिक एसिड, या फिर इसको आप दूसरा आयुपेक सिस्टम में इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये असल में विनेगर, सिरका उसमें से हासिल होता है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है एसिटिक एसिड। ये जब फ्रीज़ होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे रखें तो ये फ्रीज़ हो जाता है। जब फ्रीज़ होता है तो ये सॉलिड आइस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इसको फिर सॉलिड आइस फॉर्म जो इसकी है इसको कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फ्रोज़न एसिटिक एसिड जो है ये भी कह सकते हैं। ये बर्फ़ की तरह हो जाता है तो ग्लेशियल, शीशे की तरह शफाफ होता है, तो सॉलिड आइस की शक्ल में एसिड बनता है, तो ये इसकी फॉर्म होती है, तो इसको आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। 5 डिग्री से अबव अगर इसका टेम्परेचर आप रखें तो फिर ये किस में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये लिक्विड एसिड फॉर्म में होता है तो इसको नॉर्मल एसिटिक एसिड कहा जाता है। लिक्विड एसिड फॉर्म जो है ये हम आम तौर पर एज विनेगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये विनेगर जो है ये इसका आम तौर पर लिक्विड फॉर्म में एसिटिक एसिड है। तो ये लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ सॉलिड मतलब लिक्विड्स के टेस्ट, उनके ग्रुप्स मालूम करने के, स्पेशली सॉल्ट एनालिसिस में बहुत बड़ा इसका किरदार होता है, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। कलरलेस होता है, स्मेल विनेगर की रखता है, सिरके की स्मेल रखता है, सिरके जैसा होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सिरका तो बनता ही इससे है, तो एक्चुअल ओरिजिन तो यही है इसकी। अब आते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी अगर इसको प्रिपेयर करना है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड तो आपको पता ही है कौन सा है, वो है फ्रॉम पायरोलीजेनस एसिड। अब ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं मीथेनॉल में, आपको याद होगा पायरोलीजेनस एसिड के बारे में आपको बताया था। पायरोलीजेनस एसिड जो है ये एक थिक ब्राउन क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन, थिक ब्राउन विस्कस लिक्विड है जो लकड़ी की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होता है, ठीक है। लिक्विड ऑब्टेन्ड, ये हमने हासिल किया पर किस में से, फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। किससे आपने इसको हासिल किया, इसको हासिल किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने की तो उसमें से ये आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये पायरोलीजेनस एसिड, अब इसकी डिस्टिलेशन करो वुड की तो पहले तो मिलेगा पायरोलीजेनस एसिड, इसके अंदर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब हम इसको अपने मखसूस मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हीट करेंगे 35 तक, तो इसके बाद जो है जनरली इसको वेपर्स में चेंज किया जा सकता है, तो ये इसमें से हासिल होता है। उसके बाद नंबर सेकंड मेथड जो है वो भी आपने पढ़ा हुआ है, वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी फ्रॉम एसीटाइलिन। एसीटाइलिन की आप क्या करते हैं, हाइड्रेशन और मर्क्यूराइजेशन, याद रखिएगा, हाइड्रेशन भी कह सकते हो इसको या फिर इसको क्या कह सकते हो, मर्क्यूराइजेशन। तो इससे भी एसिटिक एसिड हासिल कर सकते हैं आप। और कैसे हासिल होगा पता है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या उठाएंगे, इथाइन, इथाइन को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल है क्योंकि ये नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो इसको ज़्यादा डिज़ोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और फिर मर्क्यूरस सल्फेट जो है HgSO4 ये यूज़ करना पड़ेगा। 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें। जब ये टेम्परेचर रखा इसका तो इसका एक पाई बॉन्ड टूट गया, आयोनाइजेशन हुई, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किए और दूसरे ने लूज़ किए।
तो वाटर का जो OH था ये पॉजिटिव कार्बन पे ऐड हुआ, प्रोटॉन जो था नेगेटिव कार्बन पे ऐड हुआ। तो यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट इन कंडीशंस में मिल रही है, और वो कौन सी है? दैट इज़ विनाइल अल्कोहल। अब ये विनाइल अल्कोहल जो है, इसमें फिर फर्दर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। तो ऐसे रिएक्शंस के जहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उस रिएक्शन को आप कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसका हाइड्रोजन OH से रिमूव हुआ और ये पाई बॉन्ड टूट गया। बस ये दो चीज़ें विनाइल अल्कोहल में होती हैं। देखते हैं, पाई बॉन्ड टूटा, हर कार्बन को अपना अपना पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया। भाई इसको भी मिल गया, ठीक है ना। पहले विनाइल था, पाई बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन एक इसको मिला। अब इसमें से ऑक्सीजन से क्या रिमूव हुआ है? हाइड्रोजन। फ्री रेडिकल था, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किससे पेयर करेगा? कार्बन से। यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ पेयर कर लेगा। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सी मिली? एसेट एल्डिहाइड। कौन सी प्रोडक्ट मिली? एसेट एल्डिहाइड। तो समझे दो स्टेप हो गए। पहले स्टेप में हाइड्रेशन की, मर्क्यूराइजेशन किया, इसका मर्क्यूरस सल्फेट हो रहा है ना यूज़, इसलिए मर्क्यूराइजेशन हुई। यहाँ पर विनाइल अल्कोहल बना जो कि अनस्टेबल था इस टेम्परेचर पे, रीअरेंजमेंट हुई, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल से चेंज हुआ एल्डिहाइड में। अब आते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। इसका फाइनल स्टेप क्या है और उसमें ये क्या बनाता है, हम अभी देखते हैं। अब ये जो एल्डिहाइड्स हैं, इनका तो आपको जनरली पता ही है कि एल्डिहाइड्स की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इनको ट्रीट करते हैं, तो ये ऑक्सीजन इनमें ऐड होता है और ये कार्बोजाइलिक एसिड्स में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड्स में। जैसे एसिड एल्डिहाइड था, ऑक्सीडेशन की क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से जब इनकी ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन सकती है। 3 स्टेप थे। अब आते हैं नेक्स्ट में, आपने पढ़ा होगा इथेनॉल जो है उसमें से भी हम इसको बना सकते हैं। नंबर 3 मेथड जो है इसका वो कौन सा है? फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल में से आप कैसे बनाएंगे? देखें, इथेनॉल में OH ग्रुप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया? इथेनॉल की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। इनको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये किस में चेंज होते हैं? ये चेंज होते हैं एसिड्स में। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से भी हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना देंगे? वाटर। क्या बना देंगे? वाटर। अब कार्बन जो है ये CH3 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने शॉर्ट में CH3 लिख दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर हो गए। प्रोडक्ट आपको कौन सी मिली? एसेट एल्डिहाइड, ये मिल गई। अब इस एसेट एल्डिहाइड की प्रोडक्ट को किसके साथ ट्रीट किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था इसने फर्दर एसिड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की। आपको पता है एल्डिहाइड्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया? एसेटिक एसिड बना दिया। तो इस तरीके से आप इनके मतलब बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि हम इनमें ऑक्सीडेशन करें तो फिर ये एसिड्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे चंद एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन
के तरीक़ेकार, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ, इसके चंद अहम रिएक्शंस की तरफ। तो रिएक्शंस में आप कह सकते हैं कि पहला इसका कैरेक्टर कौन सा है, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि ये वीक एसिड है। ठीक है, आप इसको एसिड को अगर किसी भी बेस के साथ ट्रीट करें, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या लेड हाइड्रोक्साइड, तो बेस OH रिलीज़ करेगा ये प्रोटॉन, तो इसका प्रोटॉन OH से मिलकर वाटर बनाएगा। नेगेटिव आइन इसका अलबत्ता एसीटेट का होगा, ये वाला, और इसके साथ ये मिल जाएगा सोडियम। सॉरी। तो यहाँ इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया सोडियम एसीटेट। ये सॉल्ट बन गया इसका, प्लस में OH और प्रोटॉन ये मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसका कैरेक्टर जो है वो एज एसिड तो है, लेकिन ये वीक एसिड है क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है ना, तो इसका भी फिर हम देखते हैं क्यों वीक एसिड है, कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं। एक और रिएक्शन आपके बुक में है, वो है लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड जो है ये मेटालिक ऑक्साइड है, इसको भी अगर एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व किया जाए, ये भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन यहाँ पर भी होता है। असल में ऑक्साइड में से ऑक्सीजन -2 में चला जाता है लेड प्लस में। एसिटिक एसिड प्रोटॉन रिलीज़ करता है। ये जो वीक एसिड्स होते हैं ना, वहाँ पर याद रखिएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, डबल एरो होता है, तो हम इसलिए यहाँ पर इसको डबल एरो लगा रहे हैं। तो यहाँ से एसिटिक एसिड में से क्या चला गया, प्रोटॉन, ये बन गया एसीटेट का आइन, ये बन गए 2 एसीटेट के आइन, एक एसीटेट पर है -1, तो लेड 2 पर होंगे +-2, तो ये लेड एसीटेट का सॉल्ट बन गया यहाँ पर, और प्लस में ऑक्सीजन जो था वो, और ये 2 प्रोटॉन ये मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी न्यूट्रलाइजेशन ही कहलाएगी क्योंकि सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अब आते हैं किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है। याद रखिएगा, अगर आपने स्ट्रेंथ मालूम करनी है किसकी, ऑफ एन एसिड, तो याद रखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, Ka वैल्यू के साथ। Ka वैल्यू जो है इसको कहते हैं डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, कांस्टेंट फॉर एन एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये। अब जितना Ka वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ये एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम अगर इसके एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को, Ka वैल्यू को देखते हैं, तो ये है तकरीबन 1.7, ठीक है, 1.7 × 10⁻⁻5 है। जबकि HCl दूसरे इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं इनका Ka वैल्यू जो है आपको पता है बहुत बड़ा होता है, ये 1 × 10⁻8 में होता है। अब कहाँ 8 कहाँ -5, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है इससे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। किस तरह स्ट्रॉन्ग है कि इसकी वैल्यू है 4 आमतौर पर 2 या 4.7 होती है, और ये 4.3 होती है, और इसमें 4.3 × 10⁻⁻7। तो इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड जो है वो इससे भी, एसिटिक एसिड से भी क्या है, वीक है। फिनोल्स जो हैं
उनसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उनकी भी Ka वैल्यू क्या होती है, बहुत मतलब कम होती है। तो Ka वैल्यू कम होना ये किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक बना सकता है। बाकी एक और वैल्यू होती है, इसको कहा जाता है pKa वैल्यू। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ये याद रखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, pKa वैल्यूज़ के साथ। pKa वैल्यूज़, pKa क्या चीज़ है, ये pKa होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालो किसका, Ka वैल्यू का। डिसोसिएशन कांस्टेंट को उलट कर दो, एंटी लॉग निकाल लो, तो फिर ये क्या कहलाती हैं, डिसोसिएशन। P जहाँ भी आता है ये हमेशा एंटी लॉग के लिए होता है, जैसे pH हो गया, ठीक है ना, एंटी लॉग निकलता है। pKa वैल्यू हो गई, एंटी लॉग निकलता है, ठीक है ना। तो एंटी लॉग की वैल्यू उलट होती है। एंटी लॉग डिसोसिएशन कांस्टेंट का जितना बड़ा होगा उतना वीक एसिड होगा, जितना ये ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग। तो अब आपने Ka वैल्यू रखी इसकी, किसकी, एसिटिक एसिड की, तो ये थी तकरीबन आपको पता है 1.7 10 पावर माइनस कितनी थी, ये थी 10 पावर माइनस 5। अब pKa में इसको अगर आप लेंगे तो ये एटलीस्ट मतलब 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएंगे। तो अब ये +5 है, जितना ये बड़ी वैल्यू होगी 5 6 7 बढ़ती जाएगी तो एसिड उतना वीक होता जाएगा। तो ये हैं इसकी कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ एसिटिक एसिड की, कि जिनसे आप इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, वो है ईस्टरीफिकेशन। ईस्टरीफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं और क्या बनता है, वहाँ पर हमें पता है वाटर भी बनता है और ईस्टर बनता है। इसका ईस्टरीफिकेशन का कैटलिस्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड OH रिलीज़ करता है अगर कंसनट्रेशन आपने एसिड की ज़्यादा रखी हुई है, तो ये और अल्कोहल यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है। तो ये ईस्टरीफिकेशन का रिएक्शन होता है इसमें। अब आते हैं इसके दूसरे रिएक्शन, बल्कि तीसरे। ईस्टरीफिकेशन आप कर लेंगे, आपको पता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स जो हैं इनका फार्मूला है R कार्बोनाइल X। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, जब एसिटिक एसिड को आप 3 कंपाउंड हैं, इनमें एक कंपाउंड है किसका, थायोनाइल क्लोराइड का। थायोनाइल क्लोराइड के साथ आप मिलाएंगे तब भी ये एसिड हैलाइड बनाएगा। कैसे बनाएगा, इसमें से दोनों क्लोराइड माइनस में सल्फर लूज कर रहा है +2, यहाँ से प्लस में प्रोटॉन, फिर एसिटाइल भी प्लस में, ऑक्सीजन माइनस में, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। एक प्रोटॉन एक क्लोरीन, ये तो आपस में मिलकर बना लेंगे HCl, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बाकी ऑक्सीजन भी हटा दें, एसिटाइल का ग्रुप बचता है, तो एसिटाइल जो है इस पर आपको पता है चार्ज कौन सी है, प्लस है। क्लोराइड लगा दें, ये एसिड हैलाइड बन गया, इसको हमने नाम दे दिया एसिटाइल क्लोराइड, ये बन गया। अब SO जो है सल्फर मोनोऑक्साइड +2 चार्ज हैं, एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो ये क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ इसके, वो है 3 मोल्स आप उठाएंगे किसके, एसिटिक एसिड के। यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, क्लोराइड माइनस में और सल्फर प्लस में, ये OH और ये एसिटाइल, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एसिटाइल जो है ये रिलीज करेगा पॉजिटिव आयन, OH हटा दिया, 3 एसिटाइल के आयन 3 क्लोराइड नेगेटिव के मिल गए, कंपाउंड बन गया सेम एसिटाइल क्लोराइड। फास्फोरस पर चार्ज है +3
और OH एक पर चार्ज है -1, तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 OH हैं, तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे फास्फोरस एसिड। क्या बना लेंगे, फास्फोरस एसिड। आ रहा होगा नज़र आपको, ठीक है। तो अब लास्ट इसका रिएक्शन जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ये देखें ये एसिटिक एसिड है और ये रिएक्शन सेम तरीके से जैसे ये कर रहा था, -2 में ऑक्सीजन एसिटाइल प्लस में, यहाँ पर हमने लिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये पेंटाक्लोराइड सिर्फ 2 क्लोरीन रिलीज करेगा 5 में से, 2 पांचों नहीं, 2 रिलीज करेगा। एक तो एसिटाइल को मिलेगा और ये बना लेगा एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, सेम जैसे ये बना है। एक क्लोरीन हाइड्रोजन से मिलेगा, क्या बना लेगा, HCl प्लस माइनस कैंसिल। अब फास्फोरस 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, 3 क्लोरीन तो इसके साथ है अभी भी, तो इन्होंने आपस में फास्फोनाइल क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया, फास्फोनाइल क्लोराइड, ये प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने। अब फास्फोनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर को अगर आप कहें तो मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे बनता है सिर्फ स्ट्रक्चर से। तो हमने ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 1, ये 2, 3, 5 है ना, इसका 15 एटॉमिक नंबर है, ये बन गया। लेकिन फास्फोनाइल ट्राइक्लोराइड कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 3 मतलब बॉन्ड बनाता है, तो ये बन जाते हैं। तो इन तीनों रिएक्शंस में मेन प्रोडक्ट आपकी कौन सी है, दैट इज़ एसिटाइल क्लोराइड, ये बनती है। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। अब ये जो एसिड हैलाइड्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं, एसिड हैलाइड्स के जो कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनके रिएक्शन अलग आपको दिए गए हैं। इनमें ये बहुत सारे और कंपाउंड्स बना सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड्स, यानी एसिड हैलाइड्स जो हैं इनके रिएक्शंस जब होंगे तो ये क्या क्या बना सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको अमोनिया के साथ एसिड हैलाइड को ट्रीट करें, जैसा कि एसिटाइल क्लोराइड आपने लिया और आपने इसको रिएक्शन करवाया किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया ने इलेक्ट्रोफाइल दिया, ठीक है, बेस कैटेलाइज था ये, ठीक, सॉरी एसिड कैटेलाइज था, ये बेस था, इसका अलग हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ से क्लोराइड रिलीज हुआ माइनस में, ये प्रोटॉन और क्लोराइड ये तो मिल जाएंगे, ये बना लेंगे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अमाइन जो है इस पर माइनस चार्ज है, ये कार्बोनाइल पर प्लस चार्ज है, तो ये आपस में ओवरऑल हम बता रहे हैं, मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे। तो ये NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया, तो आपने इसको नाम क्या दे दिया, एसिड एमाइड। क्या नाम दे दिया आपने इसको, एसिड एमाइड। तो ये एमाइड्स बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है उसके साथ भी इसका रिएक्शन हो सकता है और ये एसिड एनहाइड्राइड्स यानी एनहाइड्राइड्स बना सकता है। ये एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ड्राई फॉर्म को भी कहा जाता है। सेकेंड रिएक्शन में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर सोडियम एसीटेट ये लिया। अब सोडियम एसीटेट जो एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, इसको आप रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड से, तो ये ड्राई एसिटिक एसिड बनाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे, ये तो बना लेंगे NaCl, प्लस और माइनस कैंसिल। अब एसीटेट और एसिटाइल ये मिलेंगे, ड्राई एसिटिक एसिड की फॉर्म बनेगी जिसको आप क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड।
या एसिटिक एनहाइड्राइड, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या मिला, एसिटिक या एसिड एनहाइड्राइड। इसको एनहाइड्राइड माना जब दो मॉलिक्यूल में से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर दें। एनहाइड्राइड वैसे ड्राई फॉर्म को कहा जाता है, तो आप इसको कह सकते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ये बनाया जा सकता है इनमें से। और लास्ट में किसी भी अल्कोहल के सॉल्ट के साथ अगर इनको मिलाया जाए तो ये क्या बना सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ये एसिड हैलाइड्स ईस्टर्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखते हैं। देखें, आपने इथाइल अल्कोहल के रिएक्शंस तो पढ़े होंगे जिनमें इथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया, सोडियम इथॉक्साइड बना। अब इस सोडियम इथॉक्साइड को आपने रिएक्शन करवाया एसिड हैलाइड के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से सोडियम और क्लोरीन ये तो मिल गए आपस में। इन्होंने यहाँ पर पहली प्रोडक्ट जो दी वो किसकी थी, सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट की, ये बन गए। अब एसिटाइल और इथेनोएट आयन जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। C2H5 ऑक्सीजन, फिर कार्बोनाइल, ये माइनस और प्लस क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ पर आपने क्या दे दिया, CH3। तो इन्होंने यहाँ पर बना दिया मीथाइल इथाइल ईस्टर, ठीक है। इसका नाम होगा मीथाइल एसीटेट। क्या नाम देंगे आप इसको, मीथाइल एसीटेट। तो ये इनका ईस्टर है, तो ईस्टर यहाँ बन सकता है। ये भी एक ईस्टरीफिकेशन का रिएक्शन कह सकते हैं आप इसको, ये बन सकता है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगी। अब आते हैं हम इसके लास्ट रिएक्शन की तरफ, और वो ऑलमोस्ट इनका डीकार्बोजाइलेशन है, पर किसकी है, ये है सोडियम के सॉल्ट की। इस रिएक्शन को जनरली आपने नाम क्या दे दिया, डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर एसिटिक एसिड का सॉल्ट है जिसको आप नाम देते हैं सोडियम एसीटेट। अब इस सोडियम एसीटेट को आपने डिसॉल्व किया स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल का ग्रुप है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। मिथाइल यहाँ से माइनस में चला जाता है, ये प्लस में, यहाँ से फिर ये सोडियम रिलीज कर देता है, तो ये बाद में फिर आपस में रिकम्बाइन होते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर जो बाद में इससे रिएक्शन करती है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। सोडा लाइम यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये मिथाइल यहाँ से बेस पहले OH फिर प्रोटॉन ये रिलीज़ करता है। ये प्रोटॉन मिथाइल के साथ मिलता है, ये बनाता है CH4, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल। बाकी बच्चों सोडियम ऑक्साइड बचता है, इस कार्बोनाइल पर चार्ज प्लस है, ये फिर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट जो दूसरी मिलती है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। ये इस तरीके से बनता है, सोडियम ऑक्साइड, कार्बोनाइल पर पॉजिटिव चार्ज, ये सारे का सारा वैसा का वैसा ही है, तो ये प्लस में है, इसको आपने यूँ लिख दिया सोडा ऐश। तो इस प्रोसेस को आपने नाम क्या दिया, डीकार्बोजाइलेशन, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। तो ये थे बच्चों रिएक्शंस ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। बस इनमें से क्वेश्चन आपको इतना ही मिल सकता है, रिएक्शंस और इनकी कंडीशंस को याद रखिएगा। एसिटिक एसिड जो है ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटी जर्मिक भी है, एंटी फंगल भी है। तो ये अक्सर एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, एंटी जर्मिक कंपाउंड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। सिरका जो होता है ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर,
रॉ फ्रूट को, इसको अगर हमने जैसे जैम हो गया, केचप हो गया, इनको कुछ वक्त के लिए रखना है तो इसमें थोड़ा सा हम ये मिला देते हैं ताकि प्रिजर्व हो सकें, प्रिजर्वेटिव है। इसको हम लिक्विड फॉर्म में और ग्लेशियल फॉर्म में, दोनों में लेबॉर्ट्री रिएजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा लेबॉर्ट्री रिएजेंट भी है, तो इसलिए इसको एज लेबॉर्ट्री रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद ये आर्टिफिशियल लेदर बनाने में भी इस्तेमाल होता है और ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्ट्स बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। ईस्टरीफिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो आज हम यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। बाकी आपका ईस्टर्स का बचता है, तो ईस्टर्स के नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।